स्वामी प्रसाद मौर्य ने जगत गुरु रामभद्राचार्य पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम महिला 25 बच्चे पैदा करें तो गैर मुस्लिम महिलाओं को किसने रोका है। इसके बाद आपको बताएंगे आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा घर घर संपर्क अभियान शुरू करने जा रहा है। अकेले यूपी में ही करीब 2.5 करोड़ घरों तक संपर्क करने का टारगेट है। और फिर आपको बताएंगे मिशन शक्ति का 5.0 का शुभारंभ हो गया है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए यूपी पुलिस सभी जिलों में बाइक रैली निकाल रही है। और इसके साथ ही बात होगी, कल से जीएसटी उत्सव शुरू हो रहा है। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 22 सितंबर से सूर्योदय के साथ की जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। इससे आम जनता से लेकर व्यापारी और छोटे उद्योग सभी को लाभ मिलेगा। देखते हैं खबरें विस्तार के साथ। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि 22 सितंबर से सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा और इस दौरान आम जनता से लेकर व्यापारी, छोटे बड़े उद्योग के सभी व्यापारी, सबको लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि नए जीएसटी रिफॉर्म से देशवासियों की जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। साथ ही एमएसएमई और छोटे उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी। इससे भारत का आर्थिक ढांचा मजबूत होगा। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कल सूर्योदय के साथ ही जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार भारत की विकास गाथा को गति देगा। अब जनता को अलग अलग टैक्स की झंझट से छुटकारा मिलेगा। पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। पीएम मोदी ने जीएसटी 2.0 सुधारों को देश हित में बताया। उन्होंने वन नेशन वन टैक्स को मजबूत बनाने और स्वदेशी मंत्र पर जोर दिया। मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि सभी राज्यों और सबको साथ लेकर ही आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया है। अब गरीब को, न्यू मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। पीएम मोदी ने कहा कि नए जीएसटी रिफॉर्म से देशवासियों की जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। साथ ही एमएसएमई और छोटे उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी, जिससे भारत का आर्थिक ढांचा मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर आयोजित सेमिनार में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने विकसित उत्तर प्रदेश के विजन और संकल्प पर चर्चा की। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के हर शहर को विकसित करना होगा, पंच प्रण के साथ आगे बढ़ना होगा। आज युवाओं को यूपी में रोजगार के कई मौके मिल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर में विकसित भारत विकसित यूपी विजन 2047 वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और विकसित भारत विकसित यूपी पर मंथन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करें। विकसित भारत के लिए यूपी का विकसित होना जरूरी है। मेट्रो, हम लोग जब आए थे एक भी सिटी मेट्रो संचालित नहीं थी। आज 6 सिटी में हमारी मेट्रो चल रही है। रोपवे का संचालन होने जा रहा है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में चल चुकी है। देश के अंदर नंबर 1 का इनलैंड वाटरवे वाराणसी टू हल्दिया ये प्रारंभ हो चुका है।
सीएम योगी ने कहा कि यूपी के हर शहर को विकसित करना होगा, पंच प्रण के साथ आगे बढ़ना होगा। आज युवाओं को यूपी में रोजगार के मौके मिल रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज देश के अंदर छा गया, एक होड़ लगी है हर राज्य में। हम भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जुड़ेंगे, हम भी अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाएंगे। अब वो ब्रांड तो यूपी के नाम पे चस्पा हो गया है, और इनमें भी जो हमारे प्रोडक्ट हैं, हमने तो अभी 75 का ही किया, लेकिन 77 ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जिसको जीआई टैग मिला है, जिसको दुनिया के अंदर किसी भी मार्केट में उसको कोई नकार नहीं सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। भगवान गोरखनाथ के सीएम योगी ने दर्शन पूजन किया। सीएम योगी ने महंत अवैधनाथ की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। सेवा पखवाड़ा के तहत लखनऊ में नमो मैराथन का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। नमो मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर युवाओं को नसीहत देते हुए सीएम ने कहा कि आप लोग नशे से दूर रहें, नशा विनाश का कारण बनता है। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना। इसी के तहत यूपी के 16 महानगरों में मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। लखनऊ में सीएम योगी ने नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति को नकारात्मक शक्तियों से बचाना। वही युवा शक्ति आज सेवा पखवाड़ा के क्रम में इस नमो मैराथन के साथ जुड़ रही है। युवा शक्ति अपार ऊर्जा का प्रतीक है। अगर वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है, लेकिन अगर यही युवा शक्ति नशे की चपेट में आती है तो उस पे घुन लग जाता है। सीएम योगी ने कहा कि नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया जा रहा है, क्योंकि नशा नाश का कारण है, नैतिक पतन का कारण है। भ्रष्टाचार के प्रतीक, अन्याय के प्रतीक और नशा के प्रतीक रावण का पुतला जलाने का काम हर भारतवासी करता है। याद करना, नशे का पुतला भी इसी रूप में जलना चाहिए। और ये कार्यक्रम अनवरत चलेंगे। संजोग देखे, इस बार 2 अक्टूबर को ही विजयादशमी पड़ रही है, यानी 2 अक्टूबर की तिथि तक हम लोग हर प्रकार की उन बुराइयों को पूरी तरह तिलांजलि देकर के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सशक्त और समर्थ भारत, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी ने विरासत और सशस्त्र बलों का सम्मान करने और नागरिक कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने के महत्व पर जोर दिया। सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत का होना जरूरी है। ये तभी संभव है जब देश का युवा सेहतमंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामभद्राचार्य पर हमला बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामभद्राचार्य संत हैं, तो उन्हें संत की भाषा बोलनी चाहिए, अमर्यादित टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामभद्राचार्य ने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं 25 बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन अगर वो एक भी मिसाल पेश करें तो मैं मान लूंगा। वहीं रामभद्राचार्य पर स्वामी मौर्य की टिप्पणी से संत समाज नाराज है और उसके बहिष्कार की बात कही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से विवादित बयान दिया। बलिया पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने जगत गुरु रामभद्राचार्य के मुस्लिम महिलाओं के 25 बच्चे पैदा करने वाले बयान पर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि गैर मुस्लिम औरतों को 25 बच्चे पैदा करने से किसने रोका है? अगर मुस्लिम महिला 25 बच्चा पैदा कर रही है तो अन्य धर्म की महिलाओं को किसने रोका कि आप 25 बच्चा मत पैदा करें? तीसरी चीज, मैं कहता हूं यह रामभद्राचार्य का बकवास है, उनकी सड़ी गली पागलपन की मानसिकता है। हम कहते हैं भद्राचार्य को एक भी उत्तर प्रदेश की महिला को ला करके खड़ा कर दें
मुस्लिम समाज की महिला जो 25 बच्चा पैदा की हो, तो बेसिर पर के बात करना ये मूर्खता नहीं है। आरएसएस के स्वयंसेवक यूपी में 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में संपर्क अभियान चलाकर आध्यात्मिक, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगाएंगे। यूपी में पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा घर घर संपर्क अभियान चलाने जा रहा है। विजयादशमी को आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। 2 अक्टूबर से आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा गृह संपर्क अभियान शुरू करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। विजयादशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। 2 अक्टूबर को संघ शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। शताब्दी वर्ष के दौरान आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा गृह संपर्क अभियान शुरू करेगा। 20 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच संघ कार्यकर्ता देश के 6 लाख गाँव के 20 करोड़ परिवारों से संपर्क करेंगे। इस अभियान में लगभग 20 लाख कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करेंगे। अकेले यूपी में आरएसएस के स्वयंसेवक 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में संपर्क करेंगे। विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले आरएसएस पूरे उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा गृह संपर्क अभियान चलाने जा रही है। दरअसल आरएसएस उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों में 20 करोड़ लोगों से सीधे संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता 2 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच महानगरों में बस्ती स्तर पर और ग्रामीण इलाकों में मंडल स्तर पर पथ संचलन होगा। सभी संगठनों को जोड़कर व्यापक संघर्ष संपर्क अभियान चलाने का प्रयास इस 100 वर्ष की शताब्दी वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। संघ के लिए उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ भाऊराव देवरस ने संघ के कार्य को प्रारंभ किया था। मोरोपंत पिंगले यहाँ रहे थे। ऐसे में संघ उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर अभियान संपर्क अभियान को भी प्रारंभ कर रहा है। जनसंपर्क अभियान में आरएसएस की कोशिश ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचने की होगी। पश्चिम यूपी के ब्रज प्रांत में 45 लाख और मेरठ प्रांत में 46 लाख घरों में संपर्क किया जाएगा। इसी तरह पूर्वी यूपी के प्रांतों में अवध प्रांत, कानपुर प्रांत, काशी प्रांत और गोरक्ष प्रांत में 40 लाख घरों में संपर्क किया जाएगा। काशी प्रांत के 15,000 गांव के 40 लाख परिवारों से संपर्क किया जाएगा। अवध प्रांत में 40 लाख घरों में संपर्क योजना बनाने की कोशिश हो रही है और बहुत बड़ी तादाद में लोगों के घरों तक ये पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश में जितने घर हैं इनका टारगेट है करीब करीब हर घर तक पहुंच जाएं। वो 2.5 करोड़ लोगों से संपर्क इनका मोटे तौर पे माना जा रहा है। 2.5 करोड़ परिवारों से मिलेंगे तो कई स्तर पर इनका कार्यक्रम चलेगा। इनकी तैयारी पॉलिटिकली भी मानी जा सकती है क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और उसके पहले पंचायत के चुनाव है। महासंपर्क अभियान में 80,000 कार्यकर्ता 20,000 टोलियों द्वारा 1 महीने तक घर घर जाकर समाज में आरएसएस के विचार, कार्य और उद्देश्य को व्यक्तिगत संवाद के जरिए पहुंचाएंगे। विपक्ष के पीडीए की काट को लेकर आरएसएस राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ से ज्यादा गांवों में 20 करोड़ लोगों से सीधे संपर्क करेगा। और यही नहीं, पथ संचलन भी स्वयंसेवक करेंगे। गांव गली का माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर करेंगे, राष्ट्रवाद की बयार बहाएंगे। जाहिर सी बात है कि आरएसएस की इस पहल से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा फायदा होने वाला है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। दिल्ली की रामलीला में इस बार आस्था और आक्रोश आमने सामने आ गए। लाल किले मैदान की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभाने वाली है। लेकिन इस फैसले ने सोशल मीडिया से लेकर संत समाज तक सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी और वीएचपी ने भी इसका विरोध जताते हुए समिति से पुनर्विचार की मांग की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूनम पांडे के लंका कांड पर बढ़ा बवाल। रामलीला में पूनम के मंदोदरी बनने से नाराज संत समाज। दिल्ली की लवकुश रामलीला में इस बार रावण की पत्नी मंदोदरी के किरदार में इस बार नजर आने वाली हैं अभिनेत्री पूनम पांडे। लेकिन जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ, बवाल खड़ा हो गया। धार्मिक सामाजिक संगठनों के साथ साथ
साधु संत भी रामलीला कमेटी के इस फैसले के विरोध में उतर आए। सोशल मीडिया पर भी पूनम पांडे की रामलीला में एंट्री को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ के किरदार को निभाने के लिए पूनम पांडे ही सही चेहरा हैं? अयोध्या से लेकर दिल्ली तक साधु संत लव कुश रामलीला कमेटी के फैसले पर आपत्ति जता रहे हैं। साधु संतों का कहना है कि मंदोदरी का चरित्र गुण मर्यादा और संयम का प्रतीक है। रावण की पत्नी मंदोदरी आदर्श पतिव्रता और धर्मनिष्ठ नारी थी। मंदोदरी का किरदार रावण को बुराई से रोकने वाला था, जबकि पूनम पांडे की पब्लिक इमेज विवादों में रही है। पूनम पांडे की पब्लिक इमेज मंदोदरी की छवि से एकदम उलट है। सुपात्र के द्वारा होती, कुपात्र के द्वारा नहीं होती। विश्व हिंदू परिषद सुपात्र का विरोध नहीं करती, कुपात्र का विरोध करती है। हीरोइन के द्वारा भगवान राम की लीला और भगवान की लीला में ऐसे कुपात्रों को स्थान नहीं देना चाहिए, ये कहना है कि रामचरितमानस है ये, और उसके राम जी के आधार पर रामलीला होता है, और उस आधार पे आप किसको दे रहे हैं कैसा पाठ, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मंदोदरी का नहीं, पूनम पांडे जो है वो सूर्पणखा का पाठ दें। सूर्पणखा का पाठ जो है वो उसका रोल अच्छा करेंगे। दिल्ली की रामलीला, जहां रामायण की परंपरा और आस्था का मंच सजता है, वहां पूनम पांडे की एंट्री ने माहौल गर्मा दिया है। सोशल मीडिया पर भी पूनम पांडे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। प्रेजेंट में उन्होंने क्या कर दिया, मतलब हिंदू धर्म के लिए या सनातन धर्म के लिए, या अपने इमेज को उन्होंने चेंज किया? उन्होंने क्या किया प्रेजेंट में? कुछ नहीं किया। और जहां तक बात है महिला सशक्तिकरण की, तो अगर महिला सशक्तिकरण को ही हमें बढ़ावा देना है, तो बॉलीवुड में काम करने वाले बहुत से ऐसे एक्ट्रेस हैं जिनकी इमेज बहुत अच्छी है, और उनको हम ले सकते हैं इस कैरेक्टर के लिए, इस मंदोदरी के रोल के लिए। बहुत अच्छे अच्छे नाम है ऐसे, तो उनको ना लेके एक ऐसे नाम को हम ले रहे हैं जिसकी इमेज आज भी प्रेजेंट में भी बहुत खराब है। साधु संतों के साथ साथ आम जनता और राजनीतिक दल भी पूनम पांडे के रामलीला में शामिल होने पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अगर विश्व हिंदू परिषद ने ये विषय उठाया है तो कुछ सोच के ही उठाया होगा। समिति इसका संज्ञान लेगी, इतना मुझे विश्वास है। और मेरा विचार भी है कि अगर वीएचपी ने कुछ प्रोग्राम, कुछ बात रखी है तो उसका बातचीत करना चाहिए। अनुरोध करूंगा, उनसे संपर्क मैंने किया है और वो दोबारा पूर्ण उस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये सिर्फ कमर्शियल इस चीज़ को समझते हैं। पूनम पांडे जो है ये कमर्शियल नहीं है, भावनाओं की आस्था का विषय है। तो इसमें ऐसा चलेगा नहीं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कमेटी उस पर सही निर्णय लेगी। साधु संतों और राजनीतिक दलों ने लव कुश रामलीला कमेटी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। अब देखना होगा कि रामलीला कमेटी परंपरा के पक्ष में झुकेगी या महिला सशक्तिकरण के नाम पर पूनम को मंदोदरी का किरदार निभाने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग भी वोटर लिस्ट की खास जांच यानी कि एसआईआर का काम शुरू करने जा रहा है। आयोग ने इस संबंध में तैयारी भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एसआईआर से सिर्फ वोटर लिस्ट की नहीं बल्कि कई नेताओं के सपनों की भी सफाई तय मानी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में एक याचिका में हाईकोर्ट के सामने 700 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स की सूची पेश की गई जिनके नाम दो जगह की वोटर लिस्ट में दर्ज थे। सोचिए, अगर यही हाल आम वोटरों का हो तो आंकड़ा हजारों नहीं लाखों में पहुंच सकता है। उत्तराखंड सीमावर्ती राज्य है। हिमाचल, उत्तर प्रदेश और नेपाल से लगे बॉर्डर इलाके में घुसपैठ किसी से छिपी नहीं है। लिहाजा लोकल के साथ ही यहाँ बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं जो दो राज्यों में वोटर हैं। ऐसे में एसआईआर हुई तो 2027 में कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। उत्तराखंड में कुल 84 लाख वोट हैं, जिनमें अनुमानित डबल वोटर 3 से 5 लाख हैं। और जो जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उनमें उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल हैं।
उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य क्षेत्रों के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से तमाम लोग यहाँ पर वोटर बने हुए हैं और वो वहाँ भी वोटर हैं, वो 2 जगह वोट कर रहे हैं। तो अगर एक व्यक्ति एक वोट और एक जगह वोट, इसका प्रिंसिपल अगर तय हो जाएगा तो या तो वो यूपी में ही वोट करेगा या उत्तराखंड में ही वोट करेगा। तो इससे एक तो जो वोटर का एक वोट का राइट है वो राइट सुनिश्चित हो जाएगा। एक व्यक्ति एक ही जगह वोट कर पाएगा, 2 जगह चोट नहीं कर पाएगा। उत्तराखंड के चुनाव में कई सीटों पर जीत का अंतर 500 से भी कम होता है। अगर SIR में एक सीट पर 5 से 10,000 वोट भी हटते हैं तो ये सत्ता का गणित बदल सकते हैं। 2022 में उत्तराखंड की 12 सीटें ऐसी थी जहां जीत का अंतर 1,000 से भी कम था। ऐसे में अगर SIR के जरिए डुप्लीकेट वोटर्स हटा दिए जाएं तो चुनावी नतीजे किस करवट बैठेंगे, ये अभी से कई नेताओं को बेचैन कर रहा है। वोटर्स मतदाता सूचियां तैयार हो रही हैं, इसमें मैं तो अब कांग्रेस के लोगों से भी कह रहा हूं कि वो ठीक है कि हम उन पे चिल्लाएंगे, वोट चोरी, गद्दी छोड़, ये सब ठीक है, लेकिन अब हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। हम हर पोलिंग बूथ पर अपने जो कांग्रेस का वोटर है उसके नाम तो नहीं कट रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा हमारे पोलिंग बूथ पर कोई बाहर के लोगों के नाम तो नहीं जुड़ रहे हैं, यह हमको चेक करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां हिमाचल, यूपी और नेपाल से आए लाखों लोग रहते हैं। कई लोगों के पास तो 2-2 वोटर आईडी हैं। SIR का मकसद ऐसे वोटरों की पहचान करना है जो 2-2 जगह लोकतंत्र की चाबी थामे बैठा है। लिहाजा 2027 में कौन उम्मीदवार मैदान में होगा ये तो बाद में तय होगा, लेकिन कौन वोट देगा ये अभी से तय होने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।